नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज लेके आए हैं सेल और बैटरी की तीसरी वीडियो। दो वीडियो हमने पहले बना दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें। और अगर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसके ऊपर आप कोई भी अपना क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकते हैं, उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। आशा करते हैं कि तीसरी वीडियो जो हम बना रहे हैं वो तीनों वीडियो देखने के बाद आपको सेल और बैटरी का पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा और समझ भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। और जो हमने यहाँ आज वीडियो बना रहे हैं या जो वीडियो हमने बनाई है तीसरी वीडियो या टोटल सभी तीनों सेल और बैटरी की, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यही आशा है कि आप इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और इसके ऊपर अपने नोट्स भी तैयार करें। ज्ञानश्रोर ITI की तरफ से लगातार वीडियो जारी है और लगातार वीडियो बनाई जा रही है ताकि हर बच्चे तक सिलेबस पहुंचे और वो अपना सिलेबस कवर कर सकें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं तीसरी वीडियो में सेल और बैटरी। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल का मतलब कि एक से ज़्यादा, जब हम 2 या 3 4 सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो वो हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल कहलाता है। तो दो टाइप से जोड़े जाते हैं। आमतौर पर हम दो टाइप ही यूज करते हैं, या तो हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज कनेक्शन करते हैं, या फिर दूसरा हम यहाँ नीचे देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले आप सीरीज कनेक्शन देख लेते हैं कि सीरीज में सेलों को क्यों जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले सीरीज कनेक्शन होता कैसे है वो देखते हैं। एक सेल के धनात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ना, उसी अनुसार दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल को तीसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ना। जितने आप सेल जोड़ते जाओगे वो कनेक्शन उसी अनुसार होगा। अब देखने वाली बात यह है कि मेरे पास यहाँ पर चित्र के द्वारा मैंने दर्शाया 3 सेल लिए हैं, सेल नंबर 1, 2 और 3। पहले सेल का पॉजिटिव सिरा दूसरे सेल के नेगेटिव सिरे से जोड़ रहे हैं और दूसरे सेल का पॉजिटिव सिरा तीसरे सेल के नेगेटिव सिरे से जोड़ रहे हैं और अंत में हमें एक पॉजिटिव मिल रहा है और एक नेगेटिव मिल रहा है। इस प्रकार नंबर ऑफ सेल आप कितने भी जोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज कि आपको कितनी वोल्टेज चाहिए, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हमें याद रखनी होगी। जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे रेजिस्टेंस लॉ के अंदर, रेजिस्टेंस लॉ में सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन था। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर जितने रेजिस्टेंस हम जोड़ते जा रहे थे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू सभी रेजिस्टेंसों का योग था। उसी अनुसार यहाँ पर जितने सेल सीरीज में जोड़ते जाएंगे इनकी टोटल वोल्टेज, हर सेल की वोल्टेज प्लस होती जाएगी और जितनी वोल्टेज आएगी वो टोटल वोल्टेज कहलाएगी। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ती है। सीरीज कनेक्शन में क्या बढ़ती है भाई? वोल्टेज बढ़ती है। करंट हमारा समान रहेगा। करंट क्या रहेगा? समान रहेगा। एक सेल में जितना करंट होगा, मान लीजिए कि हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि जो 1 नंबर मेरा सेल है उसके अंदर करंट 2 एम्पियर हावर, क्योंकि AH में लेते हैं करंट, 2 एम्पियर हावर करंट रहता है और वोल्टेज मेरी यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका 1.5 वोल्ट है एक सेल की। तो 3 सेल जब मैं लगा देता हूँ, जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है कि एक सेल की वोल्टेज 1.5 बताई है, तो 1.5 वोल्टेज और 3 सेल को अगर सीरीज में जोड़ा है तो वोल्टेज क्या हो जाएगी? 1.5 वोल्ट गुणा में 3, टोटल वोल्टेज मेरी हो जाएगी 4.5 वोल्ट। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये बनता है कि सीरीज दो सेल को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए और हर सेल की वोल्टेज 1.5 है तो टोटल वोल्टेज क्या होगी? टोटल वोल्टेज क्या होगी भाई? 1.5 प्लस 1.5, यहाँ पर 3 वोल्टेज टोटल हो जाएगी। करंट क्या रहेगा? करंट अगर एक सेल में 2 एम्पियर हावर है तो हमारा 2 एम्पियर हावर ही रहेगा। और दूसरी बात, मुख्य चीज़ ये भी है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आप फोकस कीजिए। ये क्या बता रहा है कि एक सेल का कनेक्शन गलत टोटल वोल्टेज कम कर देगा। इसने क्या बताया? इसने बात बताया कि ये जो सीरीज में हम सेल जोड़ रहे हैं ये क्या है कि पॉजिटिव सिरा अगले के नेगेटिव से, अगले का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव से, इस प्रकार कनेक्शन किया है। अगर हम इसका एक कनेक्शन पलट दें, जैसे कि
मान लीजिए कि ये मैंने एक सेल लिया और इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये सेल लिया, इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तीसरा सेल लिया, इसका ये सिरा मैं नेगेटिव कर देता हूँ, ये पॉजिटिव कर देता हूँ, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे इस सेल के इस सर्किट के अंदर जो वोल्टेज, जो करंट है वो जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। तो जब कनेक्शन हम सीरीज में कर रहे हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कनेक्शन सीक्वेंस वाइज ही करें। अगर एक भी सेल का कनेक्शन गलत कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा सर्किट की वोल्टेज है वो कम हो जाएगी। अब आगे देखते हैं कि जो करंट है वो क्या है वे एम्पियर हावर बैटरी निर्धारण की। बैटरी के अंदर जो करंट हमारा होता है वो एम्पियर हावर में हम ले रहे हैं, और एक सेल के अंदर भी जो करंट है वो भी एम्पियर हावर में ले रहे हैं। तो एक सेल का जो करंट है और बैटरी, पूरी बैटरी का जो करंट है वो हमारा बराबर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि एक बैटरी का करंट और एक सेल का करंट, जब एक बैटरी हमने बनाई है 2 एम्पियर हावर सेल लेकर एक बैटरी हमने बना ली, और उस बैटरी का टोटल जो करंट होगा वो कितना होगा। यदि एक सेल का करंट 2 एम्पियर हावर है तो यहाँ पर अगर 2 एम्पियर हावर एक सेल का करंट है तो पूरी बैटरी का भी 2 एम्पियर हावर ही आपको मिलेगा। सीरीज कनेक्शन हम करते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक सेल की वोल्टेज 1.5 होती है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट होती है 5 वोल्ट की, 6 की, 7 की, 10 की, 12 की, तो हम सेलों को सीरीज में जोड़ेंगे। तो ये था हमारा सीरीज कनेक्शन, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दूसरा हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। किसकी बात करते हैं? पैरेलल कनेक्शन की। जैसे सर्किट में आप देख रहे हो, एक बार पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। समांतर संबंध में सभी धनात्मक टर्मिनल एक साथ और ऋणात्मक टर्मिनल एक साथ जोड़ दें। सेम डिटो उसी अनुसार रेजिस्टेंस लॉ में हमने देखा था कि सभी रेजिस्टेंस, जैसे हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, तीनों रेजिस्टेंसों के सेम सिरे कॉमन कर देंगे और दूसरी साइड से कॉमन कर देंगे, और लास्ट में ये हमारे पास 2 वायर बचेगी। उसी अनुसार सेल मैंने ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सेल नंबर 1, 2 और 3, तीनों के पॉजिटिव सिरों को कॉमन कर दिया और तीनों के नेगेटिव सिरों को कॉमन कर दिया, और यहाँ पर हमें आउटपुट में 2 वायर मिल गई, एक नेगेटिव की और एक पॉजिटिव की। अब बात आती है कि ये जो पैरेलल कनेक्शन हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पैरेलल कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें करंट ज़्यादा मिल सके। यहाँ पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी, सीरीज में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी, वोल्टेज सेम रहेगी। अगर मान लीजिए कि पहले सेल की वोल्टेज 1.5 है और दूसरे सेल भी क्या है भी हमारे 1.5 वोल्ट के लिए गए हैं, और इनका जो करंट है वो 2 एम्पियर पर सेल की तरफ से हो, क्या हो, पर सेल के हिसाब से हो। तो तीनों को जब हमने पैरेलल में जोड़ दिया है तो तीनों का करंट प्लस हो जाएगा। तीनों का करंट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब टोटल जो करंट होगा वो 6 एम्पियर हावर होगा, लेकिन वोल्टेज हमारी क्या रहेगी? 1.5 वोल्ट ही रहेगी, 1.5 वोल्ट ही रहेगी। अब इसके अंदर मुख्य बात क्या याद रखनी है वो देखिए कि इस प्रकार के कनेक्शन में टोटल वोल्टेज एक सेल की वोल्टेज के बराबर रहती है। ये मैंने बता दिया आपको कि जो टोटल वोल्टेज, यहाँ अगर मैं वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो मेरी जो वोल्टेज दर्शा रहा है वो समान है किसके? एक सेल की वोल्टेज के, एक सेल की वोल्टेज के समान है। और लेकिन करंट सभी सेलों का क्या हो जाएगा? वे जुड़ जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? सभी सेलों का जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 एम्पियर हावर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर करंट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी कनेक्शन में अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो खामियाजा क्या है भाई? एक सेल का कनेक्शन गलत सर्किट, लघु परिपथ बन जाएगा, जिससे सेल नष्ट हो जाएंगे। क्या बताया इसने कि अगर मैंने एक सेल को पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट लगा दिया है, कि यहाँ पॉजिटिव कर दिया, यहाँ नेगेटिव कर दिया है, तो यहाँ पर सर्किट मेरा क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। सर्किट मेरा क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट होते ही हैवी करंट फ्लो होगा, और हैवी करंट फ्लो होगा तो हमारे सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट
हो जाएंगे। तो कनेक्शन करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब मेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या आएगा, इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि सेलों को पैरेलल में लगाया जाता है, सेलों को पैरेलल में लगाया जाता है। ऑप्शन ए वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी करंट बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी दोनों को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा, करंट बढ़ाने के लिए सेलों को पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्टेज इसके अंदर हर सेल के समान रहेगी। और दूसरी बात, इन दोनों कनेक्शनों के अंदर हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि सेल जब हम ले रहे हैं तो सेम वोल्टेज के लेंगे। सेल क्या लेंगे, सेम वोल्टेज के लेंगे। अगर 1.5 वोल्टेज का एक सेल है तो बाकी दोनों सेल भी 1.5 का लेंगे। अगर हम एक्स्ट्रा या फिर कोई दूसरी वोल्टेज का सेल लेते हैं, जैसे मैंने एक ले लिया 1.5 वोल्ट का, दूसरा ले लिया 2.5 वोल्ट का, तो इसके अंदर जो वोल्टेज अंतर आया है उससे मेरा सर्किट सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक तीनों सेलों की वोल्टेज इक्वल ना हो जाए। और जिस सेल की कैपेसिटी अगर 1.5 वोल्ट की है, उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज उसको हम देते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो जो सेल लेंगे वो सेम वोल्टेज के ही लेंगे। अब बात करते हैं बैटरी चार्जिंग मेथड की। किसकी बात करते हैं भाई, बैटरी चार्जिंग मेथड की बात करते हैं कि आवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब एक बैटरी या सेल निरावेशन हो जाते हैं, निरावेशन का मतलब डिस्चार्ज, निरावेशन का मतलब क्या आता है भाई, डिस्चार्ज हो जाते हैं तो रासायनिक क्रिया बंद हो जाती है। तो उसका जो केमिकल इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे किसी दूसरी डीसी सप्लाई को निरावेशन के समय चल रहे करंट के विपरीत करंट लगाकर बैटरी आवेशित की जाती है। तो ये बात मैं एक बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर मैंने एक बल्ब जोड़ दिया है, इसका ये करंट चल रहा है आई। जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तब मैं इसको करंट देता हूं तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन चलेगी, क्या चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में इसको चार्ज किया जाएगा किसी दूसरी डीसी सप्लाई से। यही बात ये कह रहा है कि जो मेरा डिस्चार्जिंग के समय जो करंट की डायरेक्शन थी, डिस्चार्जिंग के समय जो बैटरी में करंट की डायरेक्शन थी और चार्जिंग के समय जो करंट की डायरेक्शन है वो आपस में क्या होगी, अपोजिट होगी। वो क्या होगी, आपस में अपोजिट होगी। अब आगे बात करते हैं आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की। किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की, कि जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में लिया है, जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में लिया है उस इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी ताकत क्या है। तो वो ताकत मापने के लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं, HSSC में भी पूछे जा सकते हैं, रेलवे में पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। तो क्या बनता है भाई, आपका क्या बनेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या आएगा, मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कि मैंने जो वॉल्यूम जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका मास बे, उसकी ग्रेविटी कितनी है। और दूसरा क्या बे, मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस, कि मैं पानी ले लेता हूँ उतनी ही वॉल्यूम का, उतने ही मास का, उतने ही भार का एक मैं पानी ले लेता हूँ और उतने ही भार का मैंने वो लिक्विड मैंने जो बनाया है, इलेक्ट्रोलाइट बनाया है वो ले लेता हूँ, उसको डिवाइड कर दूंगा कि जो मैंने उस वॉल्यूम का जो पानी लिया था उसी सेम वॉल्यूम का 4 डिग्री सेल्सियस पानी की वैल्यू होनी चाहिए। पानी का टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उससे डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अपनी आ जाएगी। अब बात आती है कि हाइड्रोमीटर आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि हाइड्रोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है या फिर हाइड्रोमीटर किस काम आता है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि हाइड्रोमीटर विद्युत अपघट्य का अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कि क्या होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मापते हैं, वो या फिर जो हम हमारा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसका जो घनत्व मापते हैं स्पेसिफिक, वो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसके अंदर 3 चीज़ें यूज करने वाली है, 3 चीज़ें देखने वाली है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि जब मेरी बैटरी फुल चार्ज होती है,
फुल चार्ज होती है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1.26 आएगी। और जब मेरी बैटरी 50% चार्ज होती है तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 1.20 आएगी। और जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1.15। उसकी वैल्यू क्या आएगी भाई 1.15 आएगी। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू आपको याद रखनी होगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इसका एक क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम बात करते हैं कि द्वितीयक सेलों को आवेशन करने की विधियाँ की। जो हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं, लेड एसिड बैटरियाँ हो गई है या चार्जेबल जो सेल होते हैं, उनको चार्ज करने की कितनी विधियाँ होती है, तो 3 विधि इसने बताई है। पहली विधि स्थिर धारा विधि, दूसरी आती है अपनी स्थिर विभव विधि, तीसरी आती है अपनी दिष्टकारी विधि। दिष्टकारी विधि का मतलब क्या होता है रेक्टिफायर मेथड की ब्रिज रेक्टिफायर जो आप बनाते हैं उसके द्वारा बैटरी को चार्ज करना। तो जो स्थिर धारा विधि होती है इसके अंदर करंट को स्थिर रखा जाता है। इसमें करंट को क्या रखा जाता है स्थिर रखा जाता है। लेकिन स्थिर विभव विधि है इसके अंदर वोल्टेज स्थिर रखी जाती है। इसमें क्या रखी जाती है वोल्टेज स्थिर रखी जाती है। और डिस्ट धारा विधि है इसके अंदर एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और उस ट्रांसफार्मर के आगे ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं डायोड बना देता हूँ, इस टाइप से ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाएगा और उसी ब्रिज रेक्टिफायर से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और इस मेथड से भी हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एक बात और सोचने वाली इसके अंदर ये है कि जब हम इन विधियों से किसी भी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो जो चार्जिंग वोल्टेज है वो हमेशा बैटरी से ज़्यादा वोल्टेज की रहेगी। मान लेते हैं कि मेरी जो बैटरी की वोल्टेज है वो डिस्चार्जिंग के समय 11 वोल्ट है। कितनी है 11 वोल्ट। जो चार्जिंग ये विधि है इस विधि की जो वोल्टेज होगी वो 11 वोल्ट से ऊपर होगी। 11 वोल्ट से क्या होगी ऊपर होगी। इस मेथड का हमेशा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्जिंग वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से होती है अधिक होती है कम होती है बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा भाई अधिक होती है, क्योंकि अगर वोल्टेज कम रहेगी तो बैटरी चार्ज होगी नहीं। अगर वोल्टेज बराबर रहेगी तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जब लेवल बराबर हो जाता है, जैसे पानी का लेवल हमारा बराबर हो जाता है तो पानी चलना बंद हो जाता है, तो उसी अनुसार करंट भी चलना अपना बंद हो जाएगा। तो हमारी जो चार्जिंग विधि है उसकी वोल्टेज बैटरी विधि से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ट्रिकल चार्जर क्या होता है। ट्रिकल चार्जर क्या होता है, या हम कह सकते हैं बिंदु से आवेश क्या होता है। जब बैटरी को सामान्य दर का 2 से 3% पर लंबी अवधि तक आवेशित किया जाता है। अब देखिए बात आप करते हैं ट्रिकल चार्जर की। ट्रिकल चार्जर क्यों यूज़ किया जाता है। मेरे पास कोई सेल है, मेरे पास कोई बैटरी है, अगर वो लंबे समय तक वैसे ही पड़ी है, ओपन टर्मिनल उसके हैं और उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके डिस्चार्ज हो जाती है। धीरे धीरे कर वो क्या हो जाती है वह डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसलिए उसका चार्जिंग या फिर आवेशित बनाए रखने के लिए, आवेशन उसका बनाए रखने के लिए हम ट्रिकल चार्जर का यूज़ करते हैं, जो कि जिस दर से मैं करंट उसको चार्जिंग के दौरान दे रहा हूँ उसका 2 से 3% भाग उसके ऊपर लंबी अवधि तक रखता हूँ। 2 से 3% भाग उसके ऊपर क्या है लंबी अवधि तक आवेशित किया जाता है, ट्रिकल चार्जर कहलाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ट्रिकल चार्जर यूज किया जाता है कम समय के लिए या अधिक समय के लिए या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ट्रिकल चार्जर लंबी अवधि के लिए यूज़ किया जाता है। और आवेशित जो वोल्टेज, आवेशित जो करंट है वो किस दर का दिया जाता है। ट्रिकल चार्जिंग में आवेशित करंट किस दर का दिया जाता है, 2 से 3% तक का दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सोलर सेल की। किसकी बात करते हैं, सोलर सेल की, क्योंकि आज के युग के अंदर सोलर सेल का बढ़ावा बड़ी तेज़ी से हो रहा है। हर कंपनी, फैक्ट्री
या फिर हम डोमेस्टिक के अंदर कह सकते हैं। डोमेस्टिकों के अंदर भी सोलर प्लेटों का यूज़ होना स्टार्ट हो गया है और ज़्यादातर इसका यूज़ लोग करते हैं, क्योंकि इसकी एक बार कॉस्ट आती है उसके बाद इसका कोई भी खर्चा नहीं होता और इसकी समय भी ज़्यादा होती है, समय अवधि इसकी आयु बहुत लंबी होती है। अगर कंपनियों के हम फॉर्मेट देखते हैं तो उस अनुसार इसकी उम्र 25 साल तक की होती है। तो एक बार कॉस्ट होने के बाद इसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती। अब बात करते हैं सोलर सेल की। तो यहाँ क्या बताया है, सूर्य के प्रकाश की गर्मी ऊर्जा को सीधा ही फोटोवोल्टाइक प्रभाव से विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जो सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उसको फोटोवोल्टिक जो सेल होते हैं वो डायरेक्ट किस में चेंज कर देते हैं, उस प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में, जो कि भौतिक व रासायनिक अवधारणा होती है। जो क्या होती है? भौतिक व रासायनिक अवधारणा होती है। ये होता है अपना वे सोलर सेल। तो यहीं पर अपना लेसन ख़त्म होता है बैटरी और सेल का। बैटरी और सेल का लेसन ख़त्म होता है। तो अगर आपने तीनों वीडियो देखी है, तीनों वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी खामियां अगर किसी प्रकार की दिखाई दे रही हो या फिर नज़र आ रही हो, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना स्टेटस डाल सकते हो या फिर आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हो कि हमारी वीडियो में ये कमी थी और अगर वीडियो में किसी प्रकार की और भी कमी हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। अगर आपका साथ बनता रहेगा और इसी प्रकार बना रहा है तो हम आगे और भी वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपको स्टडी के दौरान या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के दौरान अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसके अंदर हमारी वीडियो बड़ी आपके लिए लाभदायी होगी। यही हमारी आशा है, मनोकामना है, और आप इसी अनुसार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। थैंक यू।